सभी को सुप्रभात। मैं सुषमा में हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत कल हम पढ़ रहे थे सुमित्रानंदन पंत। इनकी हम जो प्रथम रचना थी, सुमित्रानंदन पंत की जो प्रथम रचना थी मौन निमंत्रण पर हम कल चर्चा कर रहे थे। मौन निमंत्रण पर कल हमने इनका प्रथम पद पढ़ा था। दूसरी इनकी जो रचना है उनका नाम है नौका विहार। और तीसरी रचना है वो है एक तालाब। हम पढ़ रहे थे मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण में कवि ने बताया कि अज्ञातता मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो एक रहस्यवादी कविता है। कौन सी कविता है? रहस्यवादी कविता है पंत की, जो प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करती है। प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करती है, वो भी भावनाओं के साथ। तो क्या बताया था कि सबसे पहले आई थी जो इनकी कविता, कहते स्तब्ध होतना में जब संसार चकित सा रहता, शिशु सा मैदान, पलकों पर विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं शिवपन अनजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता है मुझको मौन। कि सारा संसार स्तंभ ज्योत्सना यानी कि चांदनी, सुनसान चांदनी रात में सोए हैं, उनके पलकों पर विश्व के शिवपन विचरण करते हैं। और कहते हैं उसी के माध्यम से न जाने, कहते हैं पता नहीं कैसे कि तारों के माध्यम से मुझे संकेत कर रहे हैं, वो भी मौन। तो मेरे को अज्ञातता मेरे को बुला रही है। और इस प्रकृति के माध्यम से एक रहस्यवादी भावना की सफल अभिव्यक्ति की गई है। दूसरा पद है उनका, वो पढ़ते हैं इनका कि सघन मेघों का भीमाकाश। दूसरा लिखे साथ में देखना कि सघन मेघों का मेघाकाश भीमाकाश और गरजता है तब तमसाकार दीर्घ बढ़ता समीर, बढ़ता समीर निश्वास, बढ़ता समीर निश्वास, परखर धरती जब पावस धार न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे अंकित करता है कौन, मुझे अंकित करता है तब मौन। दूसरा इनका पद है कि सघन मेघों का भीमाकाश
विशाल आकाश, विशाल आकाश, भीमाकाश, यहाँ लिख दो विशाल आकाश। गरजता है जब तमसाकार का अंधकार के रूप में, यहाँ अंधकार के रूप में ये आगे धीरे गलता समीर विश्वास पत्थर धरती जब पावस काश्य वर्षा न जाने तपक तड़िक तपक काश्य, यहाँ पे आया है कि चमक कांति, और कहते अंकित करता है कौन, अंकित इंगित है, इंगित का से है संकेत। मित्रानंद पंत ये जो कविता है ये रहस्यवादी कविता है और छायावादी भावनाओं का यह मिश्रण स्वरूप सामने आया है। तो क्या कहते हैं सुमित्रानंद पंत कि जब आसमान में घने बादल छाए हो सघन काश्य की गहराई लिए हुए बादल जब आकाश में छाए हुए हो, वो भी विशाल आकाश में बादल ही बादल छा जाए और चारों तरफ से अंधेरा व्याप्त हो जाए। तो आगे बताया है कि कहते हैं मुझे एक अज्ञात सत्ता मेरे को बुला रही है, मेरे को संकेत करती है, वो भी क्या मौन होकर। तो कहते हैं गरजता है जब तमसा का, तो चारों तरफ से बादल हो और अंधेरा हो जाता है, उसमें बादलों की जो गर्जना होती है उसके बारे में बताया है। जब बादल की गर्जना होती है तो धीरज बरता स्नेह विश्वास, जो पात्र जिसका स्नेह पात्र बाहर चला जाए, जो प्रिय पात्र जिसे प्रेम करने वाले पात्र हैं वो बाहर चला जाए, ऐसा जब वातावरण हो, ऐसा मौसम हो, तो उस मौसम में ऐसे प्रिय की याद सताती है। तो कहते हैं ना पावस आएगी साहिबा बोलन लाग्या मोर तू घर कत्ता आवे नहीं जोपन किधरे जोर। तो इस प्रकार से यहाँ पता है कि धीरज बरता स्नेह विश्वास, कहते हैं जो स्नेही पात्र है, जो प्रेम करने वाले पात्र हैं, उनके जो स्नेह करने वाले दूर चले जाते हैं, वो उनके वियोग में लंबी श्वासें भरते हैं, वो उनके वियोग में क्या करते हैं, लंबी श्वासें भरते हैं। पत्थर धरती जब पावस धार और बादलों की गर्जना हुई, बादल उमड़ कर आए और बरसात शुरू कर दी, तो वो भी क्या है पत्थर तेज रूप में, कहते पावस धार वर्षा, वहाँ बरसात होने लगी। तो क्या बताते हैं कवि कि नहीं जाने तपक अगित में कौन, बादल छाए में बादलों में व्याप्त बिजली चमकती है और ऐसी जो उसमें चमक है, ऐसी आभा है, ऐसी कांति है, कहते हैं जैसे बादलों में बिजली चमकती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजली में मुझे कुछ इंगित कर रही है, मुझे कुछ इशारा कर रही है, वो भी क्या मौन होकर। तो कवि ने यहाँ प्रकृति का रहस्यात्मक चित्रित रूप अव्यक्त सत्ता की ओर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है और यहाँ पे भी प्रधान कविता है ये। तो कवि ने क्या बताया, दोबारा सुनो कि जब आसमान में बादल छाए हुए हो, वो भी गहराई लिए हुए और भीमाकाश विशाल आकार लिए हुए, तो कहते हैं गरजता है जब तमसाकार, ऐसे बादल जब गरजते हैं इस धरा पर चारों तरफ से क्या छा जाता है, अंधकार ही अंधकार, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो कहते हैं कि जो प्रेम करने वाले पात्र बिछड़े हुए होते हैं वो लंबी श्वासें लेते हैं ऐसी दशा में। आपको पता है कि प्रकृति के ये जो बरसात ऋतु है अपने स्नेह पात्र मिलने की जो तरफ पैदा करते हैं, यही बसंत ऋतु होती है। तो क्या बताते हैं, आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी ऐसा लिखा था कि चढ़ा आषाढ़ गगन गाजा, आषाढ़ का महीना लगा तो आसमान में बादलों की गर्जना शुरू हुई, चढ़ा आषाढ़ गगन गाजा, साजा दलदल बाजा, धूमधाम डोरे गन आए से तजावट पाती दिखाए। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। इसी प्रकार से यहाँ पर
स्मितानंद प्रकृति के साथ अपना रहस्यवादी जो विचारधारा है वो सामने आई है। कहते हैं धरती पर जब बरसात होती है तो क्या कहते हैं कि न जाने उसी आवाज चमक से कहते हैं बिजली मेरे को संकेत कर रही है, बुला रही है, वो भी क्या मौन होकर। तो अपना प्रकृति के साथ यहाँ भावनात्मक संबंध स्थापित किया है इस कविता के माध्यम से। दूसरा देखिए उनका पद, एक बार ये अपने रजिस्टर में करते हैं हम आगे। दूसरा तो क्या कहते हैं कि धीरे बढ़ता समीर निश्वास पर कर धरती जब पावस धार। अब आगे चले हम दूसरी आगे देखिए इनकी रचना कि देख वसुधा का यौवन भार, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता जब मधुमास, गूंज उठता जब मधुमास, देख वसुधा का यौवन भार फिर है गूंज उठता है जब मधुमास, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उड़ के उनका कुसुम जब पड़ते श्वास न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता है मौन, मुझे भेजता है मौन। तो देखो संदेशा मुझे भेजता है मौन, इससे में क्या बताया है स्मितानंद पंत क्या कर रहे हैं कि देख वसुधा का यौवन भार, गोद उठता मधुमास, जब मधुमास वसुधा का से होता है धरती, पृथ्वी या धरती, वसुधा का से पृथ्वी, पृथ्वी का यौवन भार, पृथ्वी का यौवन भार यानी कि जब मधुमास आता है, वसंत ऋतु आती है तो जो पृथ्वी पर व्याप्त पेड़ पौधे हैं उनमें यौवन छा जाता है। यौवन के बाद से अपने आप को झुका लेते हैं। तो इनको ये बताया, इस प्रकार से बताया है गोद उठता मधुमास, मधुमास का से वसंत ऋतु, विद्युत उड़ के, विद्युत का से होता है व्यथित यानी कि व्याकुल, व्याकुल उनका से हृदय, मधु उद्गार, कुसुम फूल खिल उठते, श्वास का से जो लंबी श्वास से गहरी सांस से भरते हो, इसका से गहरी श्वास से, गहरी श्वास से न जाने सौरभ के इसको मुझे संदेशा भेजता है मौन। तो कवि ने पृथ्वी को नायिका और बसंत को नायक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यानी कि चित्रित किया है, और रहस्यवादी जिज्ञासा की अभिव्यक्ति हुई है। सबसे महत्वपूर्ण रहस्यवादी जिज्ञासा
वैश्यवादी जिज्ञासा की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। तो कवि क्या कह रहे हैं, पंत जी कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर वसंत ऋतु आने पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी यौवन और सौंदर्य के भार से झुक चुकी है, कि जहाँ पे देखो आप फूल ही फूल खिले होते हैं, और फूल जब खिलते हैं तो बर्मन है वो मंडराते हैं फूलों पे मंडराते हैं, चारों तरफ से खुशबू व्याप्त हो जाती है इस धरा पर, गूंज उठता मधुमास चारों तरफ से गुंजा सुनाई देती है, वो भी बर्मन की। ऐसा वातावरण, एक मधुर वातावरण यहाँ हमारे इस धरा पर छा जाता है। धरा ऐसा लगता है प्रकृति रूपी नायिका यौवन के भार से झुक चुकी है। आगे देखो, विदुर उर्के से मधु उद्गार। इस कवि ने बताया है कि जो बसंत ऋतु आती है वियोगी होते हैं, जो जिनका स्नेह पात्र पास में नहीं होता, वियोग दशा में वो क्या करते हैं, विदुर उर्के मधु उद्गार, कहते हैं कि वो अपने प्रिय को याद करते हैं और उनके हृदय में इस प्रकार के कोमल भाव उभर के सामने आ जाते हैं। प्रिय मिलने की तड़प, प्रिय मिलने की व्याकुलता सताती है। फिर आते हैं कि कुसुम जब खिल पड़ते जैसे फूल खिलते हैं इस धरा पर मधुमास में, तो कहते हैं वियोगी जन है वो लंबी सांसें लेते हैं, आहे भरते अपने प्रिय मिलने की तड़प उनमें पैदा होती है। तो कवि सुचित्रानंद पंत कहते हैं, नए जन्म सौरभ के विष कहते हैं, उसी खुशबू के माध्यम से विस्कार से बहाने से कौन, कहते संदेशा मुझे भेजते हैं मोहन, कहते मधुमास के महीने में उस खुशबू के माध्यम से ही मुझे संदेश आता है, उस अज्ञात सत्ता की ओर निमंत्रण दे रहे हैं। वो भी क्या, कौन सा निमंत्रण है, मोह निमंत्रण दे रहे हैं। तो कवि बसंत और धरती का जो यहाँ मानवीकरण अलंकार के रूप में यहाँ सार्थक वर्णन किया है, और नायिका की यहाँ कल्पना की है, वो कौन सी है, रहस्यवादी नायिका की, और चेतना के जो अनुरूप है। एक बार दोबारा सुनो कि जैसे जैसे कहते हैं कि देख वसुधा का यौवन बहार, जब पृथ्वी का यौवन बहार छा जाता है, कब छाता है, आपको बताया कि बसंत ऋतु आती है, पेड़ पौधे हैं, फूल है, इन पे फूल छा जाते हैं, इन पे आम है वो छा जाती है, और ऐसा जब वातावरण होता है तो मोर बोलना शुरू कर देते हैं और कोयल गूंजना शुरू कर देती है, चारों तरफ से कहते हैं कि अपने प्रिय मिलने की तरफ पैदा होती है। जैसे एक आया था ना कि पावस आएगी साहिबा बोलने लगे, और या इस प्रकार से कह लो कि राजा प्रजा गुणीजन और पंडित पार सकल मन हर्षित भयो विष्णु तो बरसात, या बरसात ऋतु आती है, बरसात आती है तो कहते पेड़ भी खुश होते हैं, पत्ते भी खुश होते हैं, राजा भी खुश होता है, प्रजा भी खुश होती है। कहते हैं विष्णु तो बरसात ऋतु या बसंत ऋतु में सारे खुश होते हैं अपने, और दुखी कौन होते हैं, व्यथित हृदय वाले, जिनका स्नेह पाता जो प्रेम करने वाले ऐसा नहीं है वो दूर चला जाए, वो दुखी होते हैं। इसी के माध्यम से यहाँ नायिका रूपी प्रकृति को कवि ने बताया कि ये अपने प्रिय से मिलने की तरफ जागी, तो अंतिम पंक्ति में कहा कि इस खुशबू के माध्यम से और सुगंध के माध्यम से मिश्का से बहाने से पता नहीं मुझे कौन निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी कौन सा मौन होकर। तो ये हमारा दूसरा दौर था। अब हम तीसरा आगामी सैप्रसंग व्याख्या करेंगे। एक बार ये कहेंगे हैं आगामी आगे देखिए, कहते शुद्ध जल शिखर को जब वात से हवा सिंधु में मथकर सिंधु में मथकर हेनाका
बुलबुलों का व्याकुल बुलबुलों का व्याकुल संसार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना पूरा बिछुड़ा देता अज्ञात, देता अज्ञात उठा तब लहरों से, उठा तब लहरों से, उठा तब लहरों से कर कौन, कर कौन न जाने मुझे, न जाने मुझे बुलाता कौन, बुलाता ना। कवि ने क्या बताया है, देखो इस कवि कहते हैं कि जब आपने समुद्र देखा होगा, आपने पानी का तालाब देखा होगा, आपने इस प्रकार से जो दृश्य देखे होंगे, आपने टीवी के माध्यम से भी देखे होंगे आप, तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे पानी इकट्ठा पानी है, थोड़ी सी हवा चली तो उसमें क्या बनी, लहरें बनी, और वायु का जैसे जैसे प्रवाह तेज हुआ तो लहरें क्या है, लहरें ऊंची उठनी शुरू हो गई। और जब हवा का और तेज क्या हो जाए, बहाव तेज हो जाए, तो जो ये पानी की लहरें हैं वो ऊंची आसमान की ओर छूने लग जाती है, और जब ऊंची छूती है तो आपको पता है कि उसमें से जहाज निकलते हैं, और जहाज अचानक ही निकलते हैं और अचानक ही वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और इसी प्रकार कवि की यहाँ कल्पना है कि ये जाग रूपी संसार है, जैसे बुलबुला उठता है फिर बुलबुला समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार हमारा जीवन है। कहते हैं ना कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जो फल पाक के घूम गिरे तब बहुरिल लागे डार। कहते हैं जिस प्रकार से हमारा इस प्रकार से जन्म होता है बुलबुलों की भांति है, या कह लो कि एक बार फल नीचे गिरने से वापस नहीं लगता। तो इसमें रहस्यवादी भावना उभर के आई है, कवि ने प्रकृति के माध्यम से जो रहस्यात्मक भाव की अभिव्यक्ति की है, वो एक क्या संसार को एक बताया है बुलबुले की भांति और छठ बहु। तो देखिए क्या बताया है, शुद्ध काल से होता है क्रोध में आके, क्या क्रोध, जल पानी शिखर ज्योति वाट का हवा। कहते हैं वायु का रफ्तार तेज हुआ, वायु का प्रवाह तेज हुआ, वायु तेज गति से चली, तो कहते हैं कि ये क्रोधित होकर समुद्र है जो अपना पानी है ऊंचा पहाड़ों पे उड़ेलता है, और जैसे उड़ेलेगा तो वहाँ क्या निकलेगा, उन पानी को समुद्र मथेगा तो उसमें झाग निकलेंगे, क्या निकलेंगे, झाग। और कहते हैं बुलबुलों का व्यापक संसार, इस प्रकार से बुलबुले वहाँ व्याप्त हो जाएंगे, इसी प्रकार ये संसार है बुलबुले की भांति है, बुलबुले की भांति है। तो जिस प्रकार से आपको पता है कि जैसे रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद में सूर्य का उदय होता है तो तारा क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, यूं तारा पर भात। इस प्रकार से हमारा भी ये बुलबुलों की भांति हमारा जन्म हुआ है, तो पता नहीं ये बुलबुला कब जाके यानी कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो कहते हैं बना बिछड़ा देता अज्ञात, ये कहते हैं जैसे ये वायु चली तेज तो पानी मथा और बुलबुला जो धरा पे आया, फैन आए तो वो सब यहाँ बिखरा देते हैं इस धरा पे। आप कभी क्या कहना चाहते हैं, उठाकर लहरों से कौन, कहते समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, तो सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि मुझे वो लहरें ऐसा लग रहा है कि मुझे संकेत कर रहे हैं मेरी और बुला रहे हैं मेरे को। तो कहते हैं कि उठा जब लहरों से कौन न जाने मुझे बुलाता है, वो लहरें मुझे मेरी ओर आकर्षित
आकर्षित कर रही है, मुझे अपनी ओर बुला रही है। प्रज्ञासत्ता इनको बुला रही है। कहते हैं जैसे जैसे हवा तेज चली और समुद्र क्रोध में आकर अपनी चोटियों से पानी को मथकर झाग रूपी उड़ेलता है। कहते हैं बुलबुलों की भांति संसार व्याकुलता रहती है और बना वितरा देता अज्ञान तब उठा लहरों से कौन। कहते उस समय उस लहर से पता नहीं मुझे बुलाता है कौन। जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी, वो लहरें क्या है, कभी की यहाँ संकेत बताया है, वो हाथ रूपी लहरें हैं। तो मेरी ओर मुझे अपनी ओर बुला रही है, मेरे को अपनी ओर खींच रही है। तो ये इनकी कविता थी कि जब शुद्ध जल शिखरों को जब जलवाद सिद्धू से मत कर फेना कर बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिखरा देता अज्ञान उठा तब लहरों से कर को ले जाने मुझे बुलाता है मौन। मुझे अपनी ओर बुला रहे वो भी मौन होकर। अब इस प्रकार से हम इनका जो बचा हुआ है भाग को पढ़ेंगे। एक बार ये लिस्ट में करके चलते हैं आगे। आगे मैंने यहाँ शामकांड पे अंकित किया। तो देखो, कनक छाया में जब सरकार, कनक छाया में जब की सरकार खोलती कलिका उनके द्वार, सुरभि पीड़ित मदकों के बाल तड़प बन जाते गुंजार में जाने गुलकोश में कौन। खींच लेता मेरे दृढ़ मौन, खींच लेता मेरे दृढ़ मौन। मित्रानंद पंत कहते हैं कनक छाया में जैसे ही सूर्य उदय हुआ प्रभात वेला हुई, कौन सी प्रभात वेला हुई, उस समय पूरा ये जो सृष्टि है, जो सृष्टि में कहते हैं कलिका अपने हृदय के द्वार खोलती है, वो सब खिलना शुरू हो जाते हैं। तो हृदय रूपी द्वार खोलती है। तो आगे बताए हैं कि जैसे ही वो सब खिला तो कहते हैं कि उस समय जो मधुक है, बरमद है, उस पुष्पों पर मंडराना शुरू कर दिया, उन फूलों पर मंडराना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका स्नेह, इनका लगाव किससे है, फूलों से है। तो कहते हैं उस समय गुंजार करते हैं, तड़प कर गुंजार करते हैं। तो कभी कहते हैं ऐसा सब वातावरण है, मदहोश भरा वातावरण है। इस वातावरण में सुबह सुबह कहते हैं ओस की बूंदें मेरी आंखों पर ढुलक जाती है और मुझे इशारा करते हैं, खींच लेते हैं, मैं दृढ़ मौन आंखें बंद कर लेते हैं और प्रकृति है मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मेरे को बुला रही है। देखो दोबारा सुनो कि जैसे ही सुबह हुई, प्रभात वेला हुई, उस समय संसार कनक छाया में है, स्वर्णिम आभा में है। तो जैसे ही कलियां ने अपना आकार बड़ा करना शुरू किया, कवि की कल्पना है, उन्होंने अपने हृदय को खोला, कलिका रूपी हृदय को खोला, भ्रमर ने गुंजार करना शुरू कर दिया फूलों पर, क्योंकि वो उनके स्नेह करते हैं। तो कहते हैं उस सुबह वेला में कनक छाया में कवि कहते हैं मेरी आंखों के ऊपर ओस की बूंदें गिर जाती है, जो क्या करती है, एक अज्ञासता मौन निमंत्रण कर रही है, मेरे को बुला रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अपने यहाँ मित्रानंद पंत ने भावों की जो मार्मिक अभिव्यंजना प्रकृति का उद्दीपन रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ रूपक अलंकार का जो उपयोग है वो सार्थक हुआ है। तो ये आज हमने इनके जो जितने कविता थी वो पढ़े, जो शेष बचा हुआ है वो कल पढ़ेंगे, फिर साथ में हम पढ़ेंगे कि एक तारा कविता। तब तक आप एक बार आप इनका अध्ययन कीजिए और आपके समझ में आ जाएगा। तो आज हम यही विराम देते हैं, कल फिर हम इस मित्रानंद पंत के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।